3 दिन गर्मी का भयंकर प्रकोप और चलेगा, उसके बाद कुछ शांति मिल सकती है। हाँ, कल नहीं आए थे क्यों? गर्मी ज्यादा है। हाँ हाँ, और क्या, कभी ऐसा लगे कि बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है तो घर से कर लो, ऐसा जान क्या देनी है। बड़े बच्चे बीमार भी हो जा रहे हैं, 2 बच्चे तो बीमार हो गए। लेकिन नया टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप तो अच्छा, जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी बता दूं, एक वीडियो मैंने डाल दिया है, यूट्यूब का लिंक भेज दिया है। उसमें एडवांस लेवल के कुछ 3 4 5 सवाल है, जिसमें वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्वेश्चंस हैं, और एक ऐसे डायगोनल में आधा ऊपर आधा नीचे से डायगोनल लगाते हैं वो वाला सवाल भी है। और एक, हाँ 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 हाँ, मुझे भूख लग रही, चिप्स खा रहे हैं दिखा के। और ऐसे प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो और बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी नहीं कनेक्टेड हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अट्रैक्ट करता है कैपेसिटर। ये लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया भी था इसका, ऐसे था। हाँ, तो K-1 टाइप का फॉर्मूला बनता है, फोर्स बाय स्लैब, नहीं, बाय कैपेसिटर ऑन डाइलेक्ट्रिक, ऐसे एप्सिलॉन नॉट L बाई D K-1 V स्क्वायर। मैं फिर से बताता हूं, अगर किसी कैपेसिटर को V वोल्ट का बैटरी लगा दो और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब थोड़ा सा इंसर्ट करो, थोड़ा सा, तो अपने आप कैपेसिटर उस स्लैब को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। जो फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला ये है, उसका डेरिवेशन मैंने वीडियो में कराया है, आप उसको देख लीजिए जिसको भी इच्छा है। ये आता नहीं वैसे, एडवांस में एक बार आया था 100 साल पहले, तो अब दोबारा आने का चांस बिल्कुल नहीं है। बस और क्या, मतलब समझ रहे हो, एक बार भी आया वो भी एडवांस में आया, कभी नहीं आया उसके बाद, तो देख लेना ऐसा। बट एचसीवी में बड़े क्वेश्चंस इसके पर बेस्ड हैं, मतलब 4 5 सवाल में ये फॉर्मूला लग रहा है, या अपने डीपीपी में भी 3 4 सवाल ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप अगर डीपीपी देखेंगे तो उसके सोल्यूशन में ये फॉर्मूला आपको दिखेगा। कर लिए सारे डीपीपी? 5 थे, 5 तो मैंने भेजे वो है, और सरकारी वाले और होंगे, माई क्लासरूम वाले है ना, 3 है बस, 3 हो गए। तो वो वाले भी कर लो, उसमें तो सिंपल ऑब्जेक्टिव वाले ही होते हैं, मतलब उसमें तो एबीसीडी वाले ही होते हैं ना, जो पोर्टल में आते होगे एबीसीडी वाले, उसको वहीं अटेम्प्ट कर देते होगी, नहीं कर दो भाई, कर दीजिए। वो आरईपी में उससे फर्क पड़ेगा, आरईपी बैच बनेगा नीट और जेई दोनों का, और जो नहीं करेगा अटेम्प्ट उसको आरईपी में इंजेक्शन लग सकता है। मतलब फिर बाद में नहीं कहना करे सर मेरे को आरईपी में नहीं ले रहे हैं, अब आप क्या करो सर मेरे को। तो तुम जब क्वेश्चंस करके नहीं रखोगे, हर बंदा टेस्ट नहीं देता, सारे टेस्ट देते हो? बहुत कम लोग है, 15 बच्चों ने टेस्ट दिया, 12 बच्चों ने टेस्ट दिया लास्ट टेस्ट, अपने सेंटर से 12, दूसरे सेंटर, मतलब ये 12 मतलब हमारा कुछ बहुत ही कम परसेंट बना, इतना ही 12 15% ही बन रहा है। जबकि दूसरे सेंटर में 60 70% बच्चों ने टेस्ट दिया, मतलब वहां पे भी नालायक हैं 10 20%। हमारे यहाँ नंबर ऑफ नालायक ज्यादा है। तो फिर वो ऑल इंडिया बैच जो बनेगा उसमें फिर कितनी जुगाड़बाजी करेंगे हम लोग, नहीं कर सकते ज्यादा। तो अब नंबर ऑफ टेस्ट कम कर दिया है। सर उसका स्केड्यूल कब मिलेगा? 21 क्लास में बच्चे, 11 12th में है। हाँ, बैठ, फिजिक्स के लिए बैठ जाओ, नया चैप्टर है, शायद समझ में आए। ठीक, हेलो, क्या नाम है आपका? ठीक, अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे, देखना है। हाँ, तो वो क्या बात कर रहे थे? टेस्ट। हाँ, टेस्ट का नंबर कम कर दिया अभी, तो अब मंथ में 2 टेस्ट होंगे जो ऑल इंडिया वाले हैं, मतलब जिसमें कोशिश कर रहे सारे सेंटर के सारे बच्चे दे, जिससे कि ऑल इंडिया रैंकिंग मिले, हम लोगों को पता चले कि डिफरेंट सेंटर्स के बीच में कहाँ हम स्टैंड करते हैं, तो इससे बेटर लगेगा आपको, मतलब आपका
कंपटीशन ज्यादा लोगों में होगा, कई जगह सुना बहुत, एक दो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो वो सेंटर के लोग बड़ा तारीफ करते हैं कि हमारे पास 5 बच्चे ऐसे हैं जो धुआं उठा देंगे। हमको भी झूठ बोलना पड़ता है, क्या भाई हम भी धुआं उठा देंगे। तो थोड़ी इज्जत बचानी पड़ेगी आपको हमारी। क्यों भाई, क्यों बायो अलग चल रहा है क्या? कैसे? एनसीईआरटी नहीं चलाते एपेक्स वाले? किसका? एपेक्स में क्यों? 2 टीचर तो है वहां। अच्छा। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ फॉर्मूला उसका बनाएंगे जब आरईपी बनेगा। क्या? फिजिक्स क्या? क्या चीज? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तीनों जो नहीं होगा वो अभी अभी लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी चैप्टर्स आ जाएंगे, 1 महीने बाद आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे। तो वो उस उतना नहीं हम डिवाइड करते, जब हो जाए। जैसे आप एपेक्स में भी टेस्ट देंगे तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, तो नहीं, अरे वो तो पूरा देते ही है टेस्ट लास्ट में। हाँ तो बाद में आता, अभी क्यों, पहले तो सारे टाइम ही लेते थे सब पूरा। अभी नाराज हो गए? बोला सर कह रहे हैं आप नाराज हो गए क्या हमसे? हाँ ठीक। क्योंकि मैं तो साल भर देखता था बच्चे एपेक्स के टेस्ट का पेपर लेके हमसे सवाल का जवाब पूछते थे कि सर इसका जवाब क्या दिया, उसमें आंसर वहां पे ये दिया है, आपके हिसाब से क्या है, ऐसे पूछने आते हैं हमेशा। तो फिजिक्स होता है वो पूरा ही देना है आपको, ऐसे नहीं बायो आप पढ़ रहे तो बाकी छोड़ दिया। पूरा पूरा 2 टेस्ट, कभी ना कभी ट्रैक आ जाएगा पकड़ में, तो हम लोगों का फायदा होता है, 2 डबल टेस्ट देने से बड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी फटाफट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, आपने 10th में पढ़ा है, अगर 10th में पढ़ाई की थी तो। सबके पास वाहन है सर, उस समय तो कोरोना था, तो स्कूल जाते नहीं थे, जैसे स्कूल जाके पढ़ते ही हो, पढ़ते थे। हाँ तो करंट, अच्छा एनटीएससी के लिए पढ़ा होगा या किसी ने कोई और थे? तो ऐसे कुछ इसमें पॉपुलर पॉपुलर सिंबल्स दिखेंगे, उसको मैंने पहला फोटो में दे दिया, स्विच दिखेगा, बैटरी दिखेगा, रजिस्टर दिखेगा। मेनली रजिस्टर ऐसे दिखेगा, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे डिब्बे भी बना देते हैं, तो आपको ऐसे घबराना नहीं कि ये वाला। आप असली असली देखेंगे तो रजिस्टर ऐसे दिखते हैं, असली में सिलेंडर जैसे दिखते हैं, जो रजिस्टर सर्किट में यूज करते हैं हम लोग। बट हमारा सिंबॉलिक वोल्ट मीटर एमीटर इस सर्किट में दिखेगा, और भी डिवाइसेस होंगे, लेकिन हम लोग अभी इसी की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये, अरे चल रहा था, किसी भी वायर में करंट का मतलब है, ऐसा इमेजिन कर लो कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, 1 सेकेंड में कुछ चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चले गए, तो कितना चार्ज 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, बस उसको करंट बोल रहे हैं। करंट से ना तो ऑब्जेक्ट में चार्ज इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बट वो एक पॉइंट से शिफ्ट होके, तो ये क्रॉस सेक्शन, ये दरवाजा बना हुआ है, 50 लोग इधर हैं और 1 सेकेंड में 10 लोग इधर चले गए, बस उतना ही बोलना है। तो 10 लोग चले गए तो करंट हो गया 10 पीपल पर सेकेंड। वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड कितना हो गया, कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ना तो टोटल ओवरऑल इंक्रीज होगा ना डिक्रीज, केवल शिफ्ट हो जाएगा बस। तो ये ऐसे 1 सेकेंड में मान लो ऐसा हुआ, तो आप बोल दीजिए ये 4 चार्जेस हैं, तो 4Q बाई टाइम, जो भी टाइम लगा, तो ये हो गया। ऐसे 2 फॉर्मूले हो गए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो हमें पता चल गया। रेट वाला शब्द कहीं पूरे फिजिक्स में आ जाए तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ, और ये उसी का रिवर्स लिख दिया, करंट को इंटीग्रेट कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं चार्ज फ्लोन। इसको हम स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ कह सकते हैं, और इसको हम एरिया ऑफ IT
टी ग्राफ कह सकते हैं। ये सब भी हमको बचपन से पता है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो कैलकुलेट करने का एक दो सवाल कर लेते हैं, मामला सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई पीएचडी नहीं करेंगे। पहला सवाल करो जरा, करते चलो भाई। करंट पता लगाना है, डी क्यू बाई डी टी कर, बिल्कुल सही कहा। 8 4t प्लस 8 जीरो हो गया, टाइम की जगह 2 सेकेंड रख दिया, आंसर आया 8। अगर ये चार्ज कूलम में है और टाइम सेकेंड में है तो आंसर एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर एक फंडामेंटल सिंबल और फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, डिराइव्ड नहीं। ए आ गया। फिर लिखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर है और टाइम 1 सेकेंड दिया है तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम हो गया। करंट भी 1 है और टाइम भी 1 दिया हुआ है तो चार्ज हो गया 1 कूलम। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक चले तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। और 1 कूलम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स को 1 कूलम कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू क्या है? 1.6 into 10 ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर n का वैल्यू 6.25 इंटू 10 रेज्ड पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में अगर क्रॉस करेंगे किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर। तो जब बोलते वायर में 1 एम्पियर करंट है यानी किसी भी विंडो को इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहे होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स। टेस्ट शेड्यूल कब मिलेगा? टेस्ट शेड्यूल तो मेरे पास आ गया है। नहीं भेजा गया? नो सर। मतलब इंटरनली अभी मेरे पास आया है, जैसे टीचर्स की सहमति के लिए या पार्टनर्स की सहमति के लिए भेजते हैं कि ये है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से। तो अभी वो आया, अभी को हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन लगाए तो उसमें चेंज हो, इसलिए भेजा नहीं गया है। मेरे ख्याल से 13 तारीख को टेस्ट है, मतलब अभी नेक्स्ट संडे कब आ रहा है? 13 को 12 को क्या है? 12 को टेस्ट है और उसके बाद फिर लास्ट संडे को टेस्ट है, मतलब जून का आखिरी संडे। है ऐसा बोले थे क्या? तो 17 होगा, मतलब जो भी। अगर इस संडे है तो फिर एक संडे छोड़ के फिर उसके बाद वाले संडे होगा, अगर नेक्स्ट संडे है तो फिर और बाद वाला होगा। जो भी है उतना नहीं मेरे को पकड़ो, मुझे डेट्स नहीं याद है। चलो जी सवाल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है करंट का फंक्शन दिया है और चार्ज फ्लो निकालना है, क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। अभी अभी लिखा था चार्ज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। आई का वैल्यू आई नॉट प्लस अल्फा टी, आई नॉट का वैल्यू 10 प्लस 4t और आगे dt लगा दिया। फाइंड द चार्ज क्रॉस द सेक्शन इन 10 सेकेंड, यानी इंटीग्रेशन 10 सेकेंड तक कर देंगे। 10 dt का आंसर 10t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और 4t dt 4t स्क्वायर बाई 2 यानी 2t, तो 2 इंटू टी स्क्वायर को 100 कर दिया। क्यों भाई? 10 सेकेंड तक हो गया, 0 पे 0 हो जाएगा आंसर। तो हमारा ये आंसर क्या आया? 300। अगर मैं इसको एम्पियर बोल दूं तो इसको कूलम बोल दूंगा। ये चार्ज फ्लोन आ गया। दूसरा पार्ट क्या लिखा है? एवरेज। कभी भी कोई एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, जैसे वेलोसिटी में भी एवरेज वैल्यू निकालनी थी, अगर एवरेज बोलते थे तो टोटल बाय टोटल। चार्ज अपॉन टाइम होता करंट, तो आपको क्या बोलना है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा आंसर 300 डिवाइडेड बाय यानी कि 30 एम्पियर हो गया। अच्छा, t इक्वल टू 0 अगर डाले तो कितना करंट आ रहा है? इसमें देखो t का वैल्यू 0 डालो तो कितना करंट है? 10 है। और t का वैल्यू 10 रखे तो कितना करंट है? नहीं,
यहाँ पे टी की जगह 10 लिख दो, 10। 50। ऐसे तरीका है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा इसमें? 50 आएगा, वही पूछ रहा हूं मैं। तो इनिशियल करंट 10 है और बदलते बदलते करंट क्या हो गया? 50 हो गया है, लेकिन एवरेज वैल्यू पूछा पूरे इंटरवल के लिए, तो आंसर 30 आ रहा है। मैंने देखा कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है? आप इसको, मतलब मैं 2-3 ऑप्शन देता हूं। लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स लीनियर। ट्रिग्नोमेट्रिक है। कैसा है? लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का कभी भी एवरेज निकालना हो तो तरीका होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। लेकिन ये तरीका केवल किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है? लीनियर फंक्शन, यानी टाइम का पावर 1 लगा हुआ है यहाँ पे लीनियर फंक्शन। ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वैसा फंक्शन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, टी का पावर 1। ये बड़ी ऊंची बात है, बचपन में की थी हमने कि वेलोसिटी लीनियरली चेंज होगी तो एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो इनिशियल करंट कितना है? इनिशियल करंट कितना है? इसमें टी का वैल्यू 0 डालो, कितना है? और फाइनल कितना है? तो इनिशियल 10 है, फाइनल 50 है। तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करो, कितना आया? वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि यहां चार्ज ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया तो चार्ज अपॉन टाइम से हो गया। लेकिन अगर चार्ज कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं होता और एवरेज करंट पूछा होता तो मैं इसी फॉर्मूले में टी का वैल्यू 0 डालता, इनिशियल करंट आता, टी का वैल्यू 10 डालता तो फाइनल, फिर इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर देते तो भी आंसर आ जाता। लेकिन ये आंसर निकालने का तरीका यूनिवर्सल नहीं है। क्या गड़बड़ है इसमें? अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो ये काम नहीं करता। इंटीग्रेशन से चार्ज फिर भी निकल आता, चार्ज अपॉन टाइम से एवरेज फिर भी निकल आता। तो ये प्रोसेस किसी भी फंक्शन में सही काम करेगा, लेकिन इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 लीनियर फंक्शन में। तो अगर लीनियर फंक्शन है देन एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसका भी लीनियर फंक्शन दिया उसका इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। यहां पे लिखा 10 प्लस 50 बाय 2, बीच का नंबर 30 एम्पियर। ठीक है, समझ गए भाई? ये थोड़ा सीख गए, थोड़ा मैथमेटिक्स चल रहा, अभी मामला थोड़ा उसमें आ जाएगा। अब हम डेराइव करेंगे रिजल्ट। देखो, 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज अभी हमको नई सीखनी है। करंट के बारे में हमको आइडिया है कि किसी भी वायर में चार्ज फ्लो होता है तो किसी भी दरवाजे को क्रॉस करता हुआ 1 सेकंड में जितना चार्ज जाएगा उसको करंट कहते हैं। मान लो 50 पार्टिकल राइट में गए, 30 पार्टिकल लेफ्ट में आ गए 1 सेकंड में, तो हम 20 पार्टिकल पर सेकंड को करंट कह देंगे। सेंस बन गया क्या? कितने जा रहे हैं वो देखना, लेकिन दूसरे साइड से भी आ रहे हैं तो उनको माइनस कर दो। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, 50 पॉजिटिव चार्ज राइट में गए और 30 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में गए तो कितना करंट हो गया? तो 50 पॉजिटिव प्लस 30 नेगेटिव। कुछ समझे? ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लेफ्ट गया मतलब उसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव भी राइट में गया। जब वायर में करंट देखते हैं तो वायर में प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज कभी चलता नहीं है, क्योंकि वायर मेटल से बने होते हैं और मेटल के पास मूवेबल चार्ज केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर उसके हायर ऑर्बिट में कंडक्शन शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही वायर में मूव कर सकते हैं। तो एक एटम के पास मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 में से हो सकता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो 19 अंदर बंद रहेंगे और एक हवा में, मतलब उनके बीच में जो जगह है एटम्स के बीच में, उधर ट्रैवल कर सकता है वो एक अकेला। हर एटम से एक निकलेगा, तो जिस मटेरियल में जितने एटम है, अब एटम का तो करोड़ों, समझ गए ना? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 10⁻23, मतलब अगर एक ग्राम मोल ले लेंगे सब्सटेंस तो 6 × 10⁻23 इतने एटम्स हो गए। हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया एक मटेरियल में। कुछ समझे क्या? मतलब एक मोल ले रहे हैं सब्सटेंस तो उसमें इतने सारे एटम्स हो गए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पावर 23, 25, 28 में चलेगा। बहुत ज्यादा नंबर हो गया ये। तो हर इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो आप कहेंगे भाई ये करंट है, लेकिन करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने का अपोजिट बोलना है। ये हम वायर की बात कर रहे हैं, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है। मैं आपको दूसरा बोलता हूं। मान लीजिए कोई रूम मैंने लिया, एक रूम है, ऐसे रूम बना हुआ है, उसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं
और नेगेटिव आयंस भी हैं, और उस रूम में मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि एक दीवार नेगेटिवली चार्ज वॉल है और सामने वाली दीवार पॉजिटिवली चार्ज है, और बीच में हवा में आयंस जुड़ रहे हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं वैसे आयंस जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव, सब मिक्सड अप है आपस में। फिर मैंने एक दीवार को अचानक पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कर दिया, तो पॉजिटिव वॉल क्या करेगा, नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव वाला वॉल क्या करेगा, तो पॉजिटिव एक साइड भागेंगे, नेगेटिव दूसरी साइड भागेंगे। मान लो 100 पार्टिकल्स इधर भाग रहे हैं पर सेकंड और 200 इधर भाग रहे हैं, तो टोटल करंट 300 पार्टिकल के बराबर की हो गई। समझ गए क्या? लेकिन वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आयन कितना पॉजिटिव है और नेगेटिव आयन भी कितना नेगेटिव, उसके हिसाब से टोटल चार्ज निकल पाएगा। कुछ सेंस बना गया? ठीक है, तो दोनों को ऐड करके करंट बन सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहे हैं और कुछ लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस करके करंट बन सकता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट किसके डायरेक्शन से मैच करता हुआ बनाना है? पॉजिटिव चार्ज जिधर चल रहे हैं उधर करंट बोलना है, और इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहे हैं या नेगेटिव चार्ज जिधर चल रहा है उसका अपोजिट बोलना है। एक टर्म लिखा है करंट डेंसिटी, इसको बोल रहे करंट पर यूनिट एरिया। और ये टर्म वैसा ही है जैसे, चलो एक बार लिख लेते हैं, ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा। करंट एक स्केलर क्वांटिटी की, उसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड, और चार्ज एक स्केलर है तो चार्ज पर सेकेंड भी ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन करंट में डायरेक्शन जो होता है वो किसका डायरेक्शन होता है? बोलते हैं करंट राइट में है, करंट लेफ्ट में है, तो वो किसका डायरेक्शन है? उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर बना जिसका नाम रख दिया करंट डेंसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वायर में करंट डेंसिटी दिया हुआ है। मान लो एक वायर है ऐसे, उसमें पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं राइट में। तुम कहोगे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलते हैं, मान लो चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं लेफ्ट में, तो हमने करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज चल रहा है राइट में। तो इसका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे, जिस तरफ करंट चलेगा वही इसके करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू ए है, तो एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया वेक्टर ए। तो करंट का फॉर्मूला इस क्रॉस सेक्शन में है वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। अब डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है? मान लीजिए अगर किसी वायर को ऐसा टेढ़ा क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर दें कभी, ठीक है, ऐसे मान लो गन्ना है, लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर दिया तो बिल्कुल सर्कल दिखता है सामने से, और ऐसा टेढ़ा कट कर देंगे तो ऐसे लंबा सर्कल दिखता है विच इज एलिप्स, ऐसे इलिप्टिकल दिखने लगे। तो हमने बोला कि एक वायर ऐसा कट कर दिया है, अब एरिया वेक्टर टेढ़ा हो गया, करंट डेंसिटी सामने जे है, इनके बीच में एंगल क्या हो गया? तो करंट का आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? जे ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये वेरिएबल है तो जे डॉट डीएस। वैसे करंट, अगर करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो आई अपॉन एरिया से करंट डेंसिटी बना लेंगे, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर कोई वायर में, मान लो हमने देखा एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर करंट है, तो करंट डेंसिटी कितना हो गया? तो आपको आई बाई ए करंट, ये करंट है, ये करंट डेंसिटी नहीं है, करंट है ये करंट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी सामने चल रहा है, समझ गए? वही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करना है। तो जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट लिख दिया 3 एम्पियर और एरिया लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶। लग रहा बहुत मुश्किल बात हुई? फिर इस थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1.5 इंटू 10⁻⁶, और यूनिट लोग गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। तो हमारा पेट करंट से क्यों नहीं भर रहा था? हमने करंट डेंसिटी क्यों बनाया? एक तो इसका आगे चल के बहुत सारा यूजफुल पर्पस बनाएगा, ये सॉल्व करेगा। दूसरा, डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए मुझे एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें वेक्टर की प्रॉपर्टी हो। अब करंट को वेक्टर नहीं माना जा सकता,
तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा वेक्टर बनाया। आप देखो ये दोनों का कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए करंट कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर, और ये दोनों जो क्वांटिटी यूज हो रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको थोड़ा और इमेजिन करना है तो ये करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा क्वांटिटी है। तो कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और वो एरिया ए से पास करता हो तो फ्लक्स क्या हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसको इमेजिन करने का है, कभी एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा हो, वाटर या लिक्विड फ्लो हो रहा हो, तो पर सेकंड कितना लिक्विड बाहर आता है उसका फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी करंट डेंसिटी जैसा है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जितना पानी बाहर आता है उसको वाटर फ्लक्स या रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लोन पर सेकंड कहते हैं। आपको कभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद है? तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिखते हैं, तो इसमें A इंटू वी होता क्या है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड, कितना पर सेकेंड पानी जा रहा है। अगर ए एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बताएगा कितने लीटर पानी एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है। लेकिन ट्यूब पूरा भरा हुआ है तो इधर से जितना पानी एंटर करेगा उधर से उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब A1 V1 का मीनिंग क्या है, कितना लीटर पर सेकेंड अंदर आ रहा है। A2 V2 का मतलब क्या है, कितना लीटर पर सेकेंड बाहर जा रहा है। तो ये जो टर्म है ये लीटर पर सेकेंड है, यानी वॉल्यूम पर सेकेंड है। इसका दूसरा नाम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम लिक्विड फ्लक्स भी कहते हैं। ये फ्लक्स की तरह ही हो गया, कितने वाटर पार्टिकल पर सेकेंड बाहर आते हुए दिख रहे हैं, समझ गए ना, एरो 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 एरो, पूरा एरो मिला के पूरा कितना फ्लक्स जैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए सवाल ये है, इस चार में से सही ऑप्शन हमें पकड़ना है, ये इससे आपका इमेजिनेशन बढ़ता जाएगा इस वायर में चलने वाले करंट का। अभी अभी मैंने बोला क्या, करंट जो होता है वो फ्लक्स की तरह होता है या टोटल पानी जो आ रहा है उसकी तरह होता है, और जे होता है वेलोसिटी की जगह, एरिया होता है ए की तरह। तो एरिया तो ए है, यहां पे मान लीजिए एरिया A1 है और यहां एरिया A2 है, तो यहां के करंट और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन बना सकते हैं, I1 इक्वल टू J1 A1। लग रहा है लल्लू निकले, नहीं नहीं समझे, ये तो फॉर्मूला ही है, जे को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो J1 क्या है, इस फर्स्ट पॉइंट का करंट डेंसिटी, A1 क्या है, यहीं का एरिया, तो I1 क्या है, यहीं का करंट। करंट का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कितना चार्ज इसके अंदर घुस रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज अंदर घुस रहा है वो है। और यहां I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर आंसर सी ऑप्शन। हाँ सी होगा या बी होगा या ए होगा, बताओ क्या है ऑप्शन से, डी भी हो सकता है, सी क्यों, हाँ हाँ क्यों, चार्ज क्यों सेम फ्लो करेगा, क्योंकि यही तो पहले भी पढ़ चुके हैं, A1 V1 इक्वल टू, यानी जितना अमाउंट अंदर भेजोगे, क्या वो, ये पाइप है इसमें चार्ज भरा पड़ा है, उधर से फिर भी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन अंदर जबरदस्ती घुसा दिए, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते, कोई चार्जिंग नहीं हो रही इसकी, इधर से घुसाओगे तो क्या होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड से बाहर निकल जाएगा, तो जो करंट एंटर करेगा वही करंट सेम रहेगा। करंट कब अलग होता है, जब जंक्शन से दो रास्ते हो, कुछ समझे क्या, या बीच में क्या हमने कोई दूसरा रास्ता बना दिया, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे हैं या जो भी चार्ज यहां से एंटर करेगा, ये कुछ वैसे ही तो हो गया सर, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इसे तो बोलते हैं, तो A1 V1 की जगह ही तो ये लिखा है, तो क्या आपको रिजल्ट ये पता चल गया कि J1 A1 इक्वल टू, ये I1 है और ये I2 है, लेकिन एरिया सेम है क्या, तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां जे कम हो जाएगा, क्योंकि देखो ना J1 A1, एरिया छोटा तो जे बड़ा, तो प्रोडक्ट सेम करना ना, ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा, तो कौन सा करंट डेंसिटी ज्यादा है, J1 इज, समझ गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पे चार्ज पास 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 होंगे,
10 चार्ज घुस रहे हैं लेकिन पास पास है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लग रहा है, और यहां पे चार्ज उतने ही बाहर आ रहे हैं लेकिन दूर 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 हो गए, तो दूर दूर दिख रहे हैं मतलब डेंसिटी क्या हो गई, दूर दूर दिख रहा है कोई चीज, मतलब अगर किसी मटेरियल में चीजें दूर दूर रखी हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगी क्या? हाँ, हो गया ना, ये वाला रिजल्ट पहचान समझ गए क्या? अगर मुझे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से कंपेयर करना हो तो वेलोसिटी इज जे की तरह, वेलोसिटी जे की तरह, एरिया ए की तरह ही। अगर फ्लक्स की तरह कंपैरिजन करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे की तरह है और एरिया ए की तरह, E1 A1 इक्वल टू E2 A2, कुछ वैसा। ये सारे रिजल्ट अभी यूज करेंगे। चलिए एक, हाँ ठीक, इसको कर लेना। अब मैं एक सवाल है जिसमें वेरिएशन है, ये सवाल कभी पूछा नहीं जाता लेकिन मैं अपने आप से ये बना के ले आया हूं हीरो बन के, और फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। लेकिन इसमें वेरिएबल करंट डेंसिटी है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि अगर करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट आ जाएगा। करंट डेंसिटी अगर दिया है एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट आ जाएगा, और करंट दिया एरिया से डिवाइड कर दो तो करंट डेंसिटी आ जाएगा। तो ऐसा सिंपल तो हमें कन्वर्जन पता है, लेकिन यहां पे वेरिएबल करंट डेंसिटी दे दिया। देखो कैसा है, ये एक वायर है जिसका शेप सिलिंड्रिकल है, इसके सेंटर से किसी भी आर डिस्टेंस पे जाएं तो यहां करंट डेंसिटी का वैल्यू जे नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है, जिसमें ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये किनारे का तक का डिस्टेंस कैपिटल आर। इसका मतलब आप कहोगे कि यहां पे जितना सेंटर के पास रहेंगे उतना करंट डेंसिटी कम रहेगा। देखो आर का वैल्यू कम रहेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मतलब अगर बहुत सारे 200-300 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे से आ रहे होंगे, बीच में कम आ रहे होंगे। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। अगर इसमें करंट निकालना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जे को पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एरिया तो पाई आर स्क्वायर दिख रहा है लेकिन करंट डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं है। तो सवाल पूछा भाई इसमें करंट कैसे निकाले, तो हमारा तरीका हमको पता है कि जब भी डिस्क पे हम एक छोटा सेगमेंट कट करते हैं तो वो रिंग जैसा हो जाता है। किसके हिसाब से करंट डेंसिटी दिया है? स्मॉल आर के हिसाब से। तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिसका रेडियस आर और थिकनेस डी आर, ऐसे सामने से देखने पे ऐसे दिखेगा, ऐसे ये रेडियस आर है और थिकनेस डी आर। तो ये आर पे डी आर का एक पतला सा सर्कल बना दिया। इस सर्कल से बाहर आ रही है ऐसे करंट, बाहर आ रहा है, लेकिन इस सर्कल में डेंसिटी ऐसा दिया हुआ। ऐसे पतले सर्कल का एरिया हो गया डीए। पिछले वाले में देखो तो यहां पे अगर वेरिएबल डेंसिटी है तो जी डॉट डीए या जी डॉट डीएस कर देंगे। डीएस मतलब छोटा एरिया, हम उसको डीए लेके चल रहे। तो बताना, करंट इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डीए कर दिया, जे की जगह लिख दिया, और एरिया की जगह छोटा एरिया होता है तो इसको लिखते हैं 2 पाई आर डी आर। रिंग हमेशा हमने ऐसे ही बनाया है, तो 2 पाई आर डी आर लिखा और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू कैपिटल आर, तो पूरे सर्कल का आएगा। अब देखो इस सर्कल को छोटे से छोटा बनाए तो कितने रेडियस का बनेगा? 0, और बड़े से बड़ा बनाए तो कितने रेडियस? तो यानी कि सारे सर्कल का अगर करंट ऐड कर दिया तो टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, तो 0 टू कैपिटल आर, आर 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 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, तो जे नॉट 2 पाई बाई आर और आर क्यूब बाय 3, आर से आर काट दो तो जे नॉट, हाँ लेकिन 0 टू कैपिटल आर रख दिया ना मैंने लिमिट। एक लाइन क्यों खर्च करें, लिमिट कैपिटल आर रखोगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 हटा दिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 3। ये हमारा करंट। अगर ये कांस्टेंट डेंसिटी होता तो आंसर आ रहा होता जे नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा वेरिएबल हो गया, थोड़ा बदल गया। ठीक है, मतलब एक ऐसा सवाल दे दिया है ना कि अगर वेरिएबल डेंसिटी कभी आ जाए, कभी आई नहीं है लेकिन अगर आ गया, कोई पूछ ही ले रहा है तो 2 पाई आर डी आर से लगाओ। अब मान लीजिए ऐसे करके एक फ्रेम बना होता है एक्स वाई प्लेन में, हमने फ्लक्स भी निकाला ऐसे एक्स वाई प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरिएबल है, तो एक्स पे जाके डीएक्स का टुकड़ा बना लो, उसका फ्लक्स निकालो, इंटीग्रेट कर लो, तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे ही है। लेकिन
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ओम्स लॉ करेंगे, लेकिन ओम्स लॉ में घुसने से पहले कुछ बेसिक बातें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस फोटो में एक बैटरी लगा हुआ, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखो, आपको ऐसा लगेगा कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के ये रेड रेड बॉल बल्ब के अंदर से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव, ये समझो इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे बॉल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? तो सारे वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सब जगह बैठे हुए हैं। जो पास में बैठा उसको एक लात मार दिया, तो लात से दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार रहा, वो सब एक साथ टक्कर लग रही है, समझ गए ना? तो ऐसे नहीं कि एक को गया फिर वो जाते जाते दूसरे को धक्का दे रहा, फिर वो तीसरे को, फिर आखिरी वाला अच्छा चलना है क्या? वैसा वाला गेम नहीं हो रहा, सब चिपके ही हुए हैं। एक को लात मारा तो पूरा एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा शिफ्ट होती है, टक 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 टक, सारे एक साथ चलते, सारे एक साथ चलेंगे। तो यहां से ये आगे चला, इधर का एक इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा, ये इलेक्ट्रॉन रोता हुआ जा रहा है क्योंकि लात लग गई है इसको, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या कह रहा है उसको? तो ये इलेक्ट्रॉन लॉजिकली पूरे रास्ते इसको स्पीड इंक्रीज करते रहनी चाहिए, क्योंकि इधर से रिपल्शन हो रहा है और पॉजिटिव साइड से अट्रैक्शन। अगर मैं बोलूं यहां नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पॉजिटिव, और बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेट होता जाएगा। तो हमारे मन में ऐसा फीलिंग जनरेट होता है कि जरूर बीच में चार्ज एक्सेलरेट होते हैं। लेकिन ये जो वायर या जो बल्ब लगा है ना, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है? एक तरह का स्पीड ब्रेकर या फ्रिक्शन वाला सरफेस है, समझ लो। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऐसा राइट में खींच रहा है और दूसरा आदमी धक्का दे रहा है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ही चलता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको आगे बढ़ने से, और इधर चलाओगे तो भी रोकेगा, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि इधर जाने पे तो रोक रहा है, उधर जाने पे करेगा, नहीं नहीं, इधर खींचोगे तो भी रोकेगा। अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगा दे तो भी फ्रिक्शन रोकेगा। तो बीच में चार्ज हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता दिखता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, अभी मैं सिखाऊंगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि इधर से धक्का लगा उधर एक्सेलरेट हुआ तो एक्सेलरेट होके यहां से चलेगा V1 से पहुंचेगा V2 से, ऐसा नहीं होगा। ये V1 से चलेगा तो पूरे रास्ते आपको लगेगा V1 से ही चले जा रहा है, तो बीच में इसकी ताकत को कौन खा जाएगा? रेजिस्टेंस। तो बीच में जो हम मेहनत कर रहे हैं, बैटरी जो मेहनत कर रही है, इतना उसने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन हो गया, बैटरी की पूरी एनर्जी निकल गई, खर्च हो गई, तो वो कहां गई? उसी एनर्जी से ये बल्ब चमकता हुआ दिखेगा। तो यहां पे ये एनर्जी जो खर्च हो रही है, ये क्या कर रही है? हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है। अब ये कैसे हीट जनरेट होगी, कैसे मूवमेंट होगा, यही सब बेसिक बातें हम लोग सीख लेंगे आज, है ना? तो थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा इसमें, तेज चलेंगे फिर। है हमने क्या किया कि एक कंडक्टर, जैसे ऐसा रॉड ले लिया, उसके दोनों एंड के ऊपर बैटरी लगा दी। अभी तक आपने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे दे तो उसके अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं। चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस। दोनों ही चैप्टर में एक कंडक्टर को चार्ज देते थे, फिर चार्ज रुका रहता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चार्ज रुक गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसका पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव है, चल नहीं रहा, बस रुका हुआ है, तो उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि अब हमने चार्ज नहीं किया, एक बैटरी से एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को, अब सोचो ये बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो इसके दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया 10 वोल्ट का। अगर यहां से यहां तक का लेंथ L है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला -dV/dr पढ़ा है, और इनफैक्ट कैपेसिटर में अभी पढ़ा था, तो आप बोलते थे दो प्लेट हैं, पोटेंशियल डिफरेंस B है और डिस्टेंस D है, तो आप बोल देते थे E = V/D। यहां पे क्या लिख दिया? ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस किसने बनाया? हमने। कैसे? तो बैटरी हम खरीद के लाए, लगा दिया। बैटरी का काम क्या होता है? जहां पर भी बैटरी के दो एंड्स चिपका दोगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। चाहे उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना पड़े, बैटरी को करंट भेजना पड़े तो भेजेगा, चार्ज भेजना पड़े तो भेजेगा, झटका देना पड़े तो झटका देगा, समझ गए? अगर एक बैटरी के दो टर्मिनल को आप हाथ से पकड़ लो तो आपको
डांस निकल जाएगा आपका, लेकिन वो डांस निकलते समय आपके दोनों हाथ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें और भी गहराइयां हैं इस बात में, लेकिन अभी बेसिक यही समझना है। 10 वोल्ट का बैटरी है, छू लिया तो वही 10 वोल्ट आपके बॉडी के अक्रॉस आ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया V, इलेक्ट्रिक फील्ड V/L हो गया। इस रिजल्ट पे सब प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस गया है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, पहली बार आया। तो अब कोई पूछे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आप बोलना बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कब 0 होता है? चार्ज्ड कंडक्टर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा हो तो अंदर 0 बोलना है। आगे भी चैप्टर्स आएंगे, वहां पर भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 इवन इफ बैटरी नहीं लगी हो। तो आगे भी दुनिया है, आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं मैग्नेटिज्म में, वहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस जाएगी और बैटरी भी नहीं लगानी पड़ेगी। अचानक जादू होगा, कैसे होगा देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V/L करा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने लग रहा है। हमको कैसे पता इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चलती हायर से लोअर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड चलती हायर पोटेंशियल से, ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल हायर है, ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है लोअर है, हायर से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लेफ्ट में लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स E × E हो गया, ये समझ गए। E क्या है? छोटा E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। ये M किसका मास है? वायर का है क्या? ये किस पर फोर्स ले रहे हैं? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे के 2 फॉर्मूले जरा आगे वाले पेज में देखते हैं। यहां तक एक्सेलरेशन आ गया, लिखा हुआ है ड्यू टू रैंडम मोशन द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद नेबरिंग एटम्स। अब रैंडम मोशन क्या होता है उसको समझो। जैसे किसी गैस के कंटेनर में गैस भर देते हैं, तो सारे गैस के मॉलिक्यूल क्या रुके हुए तुम्हारा वेट करते हैं क्या? कि तुम्हारा वेट कर रहे, तुम पिस्टन को प्रेस करोगे तो इधर जाएंगे, कुछ नहीं। वो क्या है, किस मोशन में है? वो रैंडम मोशन में। अगर तुमने बोला इस वॉल से 10 पार्टिकल 1 सेकंड में टकरा रहे, तो इससे कितने टकरा रहे हैं? 10 ही टकरा रहे होंगे। इससे भी कितने? सभी वॉल से सेम टकरा रहे होंगे, अगर एरिया सेम है तो। ठीक है, मतलब तुम लोग तो बस गलतियां निकालने लगते हो। रैंडम मोशन का मतलब यही हुआ कि अगर किसी गिवन टाइम में 4 पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जाते हुए दिख रहे हैं, तो उस टाइम 4 पार्टिकल, मतलब नेट वेलोसिटी जितनी एक्स में होगी उतनी ही, जिससे कि सब तरफ एक जैसा मोशन होता है, जिससे ओवरऑल डेंसिटी मटेरियल की, मतलब पूरे गैस की हर जगह एक जैसी दिखती है। यहां पे जो मोशन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। मान लीजिए एक हॉस्टल के 2nd फ्लोर पे आप, मतलब आप पहुंचे हॉस्टल में, आपसे पहले 10 लोग 20 लोग आपके कॉलेज के और पहुंच गए हैं, तो उनको ग्राउंड फ्लोर दे दिया। अब तुम आए तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे भरे हुए थे, तो तुमको 1st फ्लोर का रूम दे दिया, तुम पहुंच गए 1st फ्लोर पे। लेकिन अब 1st फ्लोर पे और कोई नहीं आ रहा, क्योंकि बस इतने ही थे लोग, बाकी सब छोड़ के भाग गए, कह रहे नहीं हम नहीं पढ़ेंगे इस स्कूल में। तो 1st फ्लोर पे तुम पहुंचे गए। अब 1st फ्लोर के सारे कमरे खाली और तुम अकेले हो। नाचो, तुम किस रूम में रह सकते हो? सारे रूम खुले हुए हैं, यहां खाओ, वहां नहाओ, वहां फैलाओ, कुछ भी करो, सारे रूम आपके लिए ओपन हैं। ऐसा ही एक अनोखा इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऑर्बिट में पहुंच जाता है जहां पे खाली जगह उसको मिल जाती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे खाली जगह पड़ी हुई है, और खाली जगह इतनी है कि आराम से ट्रैवल कर सकता है। अब सोचो, ऐसे मान लीजिए ऐसा एक लॉबी है, बाजू में एक और लॉबी है, उसमें भी 1-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें भी 1-2 लोग हैं। तो आपको 10 कमरे खाली हैं, उसमें एक कमरा भरा हुआ दिख रहा है। फिर आगे के 10 कमरे खाली है, एक कमरा भरा हुआ दिख रहा है। फिर आगे के 10 कमरे खाली है, एक कमरा भरा हुआ दिख रहा है। तो आपको बीच बीच में 2-3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनके चलने के लिए सफिशिएंट जगह है। ग्राउंड फ्लोर वाले भी आराम से ऐसे कूद सकते हैं क्या? नहीं, ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये अंदर वाले। लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन भी ऊपर और बहुत सारे रूम खाली हैं, तो वो अपनी लॉबी में भी रह सकता है,
समझ गए ना? मान लो 10 हॉस्टल है, 10 भी सारे हॉस्टल आपस में जुड़े हुए हैं, तो अपने हॉस्टल में रहो या बगल वाले हॉस्टल में रहो या उसके आगे रहो या उसके पीछे रहो, कहीं पर भी रह सकते हैं। तो रैंडमली सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो पूरा कॉलोनी बनी हुई है एटम्स की, एटम 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 एटम, पूरा ऐसा प्लेन बना हुआ है। और हर एक के ऊपर एक ऐसी जगह है कि इलेक्ट्रॉन, अपने यहां भी खाली कमरे हैं बहुत सारे, लेकिन बाजू वाले एटम में भी बहुत सारे खाली कमरे हैं, और इस एटम में भी बहुत सारे, और सारे एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन 100-100 कमरे बने हुए, 100-100 जगह बनी हुई है सारे एटम के ऊपर। तो वो अपने 100 कमरे में से किसी एक रूम में भी रह सकता है, और बाजू वाले एटम के, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन भी तो किसी और में जा सकता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी किसी और में जा सकता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा हो गया या सारा चार्ज दूसरी जगह इकट्ठा हो गया। समझ गए क्या? सब ऐसे रैंडमली आवारा घूम रहे हैं। इसको कह दिया रैंडम मोशन। अब ऐसे मोशन में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आसपास के एटम से भी टकराते रहते हैं, यानी अपने एटम से छोड़ के दूसरे एटम की तरफ गए तो रैंडम मोशन में टकराते रहेंगे, टकरा के इनका डायरेक्शन भी, तो जैसे कि हम एक बॉल को लें और वॉल पे टक्कर मारे, तो वॉल को कुछ नहीं होगा, बॉल ऐसे टकरा के रिबाउंड हो जाएगी, है ना, वो अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ऐसे कई सारे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन और ऊपर रखे हैं, और ये ऐसे बीच में रैंडम टकराते जा रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल भी तो ऐसे टकराते रहते हैं। ये रैंडम मोशन है। लेकिन आप देखेंगे कि एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर कहीं और टकराया, ऐसे करके रैंडम, तो टकराने पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक मेटल का टुकड़ा मैंने रख दिया, अंदर रैंडम मोशन हो रहा है, 5 मिनट बाद देखा तो रैंडम मोशन खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के सारी एनर्जी लूज कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एटम भी ना वाइब्रेट करते हैं, तो इनके पास भी एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स के पास भी, और दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। इसलिए टकराने पे ना तो एटम एनर्जी गेन कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन, ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज, ऑन एन एवरेज दोनों का एनर्जी में इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करूं तो आप कहेंगे मेरे से ठंडे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि मेरे मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, ठंडे ऑब्जेक्ट की मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। अगर मैं गर्म ऑब्जेक्ट को टच करूं तो गर्म से एनर्जी, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आने लगेगा एनर्जी। और अगर रूम टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को टच करूं तो आप कहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फीलिंग भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर अब दोनों सेम लेवल पे ऑलरेडी है, एनर्जी चलती है हायर टू लोअर, अगर सेम, तो ये सेम एनर्जी लेवल पे है। रैंडम मोशन कितना भी होगा कभी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, समझो कि ये सब रैंडम इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज की तरह इमेजिन करना, फिर इलेक्ट्रॉन मतलब उल्टा सोचो कि मैंने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे उधर से आंधी चला दी, तो सारे गैस के मॉलिक्यूल ऐसे उड़ रहे थे, उधर से आंधी चला दी, समझ गए? या उधर से पिस्टन से ऐसे पुश कर दिया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स या जो भी पार्टिकल ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे, वो ऐसा आंधी चलेगा तो उनका रैंडम मोशन का जगह थोड़ा आगे आंधी के डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। तो जो रैंडम मोशन यहां हो रहा था, धक्का ऐसे लगेगा तो रैंडम मोशन होगा, लेकिन थोड़ा समझ गए क्या? कभी किसी कोई बारात अटेंड किया है? बारात में नाचे हो? तो बारात, तुम लोग तो नाचे होगे। हमारे जैसे हम हिंदूज की बारात में एक नागिन डांस जरूर होता है। सबने किया हुआ है क्या? नागिन डांस किया है कि देखा है केवल? क्या फायदा। तो आप देखो बारात में जो डांस होता है बड़ा क्या ऑर्डरली फैशन में होता है, बड़े स्टेप याद करके जाते हैं कि तुम ऐसे करना, हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कुछ नहीं होता। क्या होता है, अरे कोई इधर हाथ चला रहा, ये पैर वो, फिर इधर से उधर कोई कूद के चला गया, कोई इधर से आ गया, वो कोई सांप बन के घूम रहा है, कोई बीन बजा रहा, बिल्कुल मतलब रैंडम मोशन होता है। ठीक है, तो सब इधर उधर डांस कर रहे हैं, एकदम ऐसा मचा हुआ है, और बारात में पूरा डांस हो रहा है। फिर पीछे से एक अंकल जी होते हैं, वो बारात को आगे, उनका काम ही है बारात को आगे बढ़ाना। उनके पता नहीं पेट में क्या दर्द हो रहा है, उनकी शादी भी नहीं है, उनको क्या जल्दी है, उनको खाना खाना है ना। और नॉर्मली बुड्ढे अंकल होंगे, हाँ फूफा जी फूफा जी लोग बड़े बदनाम है। आगे बढ़ो, आगे, वो घोड़े वाले को
अरे गाड़ी आगे चलाओ, आगे आगे। वो जो जो भी बारात में वो लैंप वैम्प लिए रहते हैं उनको भी आगे दे, अरे आगे चलो आगे चलो आगे। तो ऐसे ही समझ लीजिए, बस वो जो फूफा जी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, सारा बीच में रैंडम मोशन हो रहा है, लेकिन पुश कर दिया तो अब रैंडम मोशन थोड़ा आगे होगा। डांस फिर भी चल रहा है, किसी को मतलब नहीं है, वो आगे आगे तो डांस करते करते खिसकते जाते हैं। यही इनका डांस चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आगे खिसकते जाएंगे। सब लोग रैंडम मोशन भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन फील्ड के हिसाब से वो थोड़ा शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फील्ड जब एक्ट करती है, तो जैसे ये ऐसे वेलोसिटी से चल रहा था ना, ये इसका नॉर्मल पुराना वाला रैंडम मोशन का वेलोसिटी था। अगर फील्ड का धक्का लगेगा तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा एक्स एक्सिस में। तो क्योंकि सबको मान लो एक्स एक्सिस में धक्का लग रहा है, तो सबके पास जो भी वेलोसिटी था उसमें एक्स एक्सिस का थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब जब ये पुराने टाइम पर जिस स्पीड से टकराता था एटम से, उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड से टकराएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पीड इसको मिल गई। लेकिन रूल क्या है कि जो पुरानी स्पीड थी, मान लो पहले 10 मीटर पर सेकेंड से टकराया, लेकिन एटम के पास ऑलरेडी उतनी एनर्जी है जो 10 से मैच कर रही है, तो ना तो ये देगा एनर्जी ना ये लेगा। लेकिन ये अभी धक्के की वजह से 11 से टकराया, क्योंकि रास्ते में 1 मीटर पर सेकेंड इसकी बढ़ गई, तो 11 से टकराया, तो एक्स्ट्रा कितनी है, तो 1 वाली जो एक्स्ट्रा है वो एटम खा जाएगा इससे। समझ गए ना। अब एटम इसको रिबाउंड करेगा, लेकिन इसको वापस किस लेवल पे ले आएगा, जो उसकी पुरानी रैंडम वाली, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी, और एटम उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा। ऐसे तुम कहोगे सर ऐसे तो टकरा टकरा के हर बार ये एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज कर देंगे और एटम को दे देंगे। उस एनर्जी से क्या होगा, उस एनर्जी से एटम और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो पूरा मेटल गर्म होता हुआ अपीयर होगा। समझ गए क्या। कभी आपने देखा कि करंट फ्लो करता है तो वायर गर्म हो जाता है, यही थर्मल, इसको जूल हीटिंग बोलते हैं, यही थर्मल एनर्जी हमेशा करंट कैरिंग वायर में जनरेट होती है। वो कहां से आती है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी से, ठीक है। तो रूल क्या है, लिखा हुआ ड्यू टू रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद नेबरिंग एटम्स इफ एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ, where tau is called relaxation time। तो यहां पे एक फॉर्मूला बनाया है जिसको एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कैसे आया देखना ध्यान से। मान लो एक इलेक्ट्रॉन का नाम है 1, क्या नाम है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का नाम है 2। तो आपने कभी ये फॉर्मूला सुना है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। मान लो एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेलोसिटी U1 है, वो अगर एक्सेलरेशन ए से चला, सबके पास एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि सभी का चार्ज सेम है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास सेम है, तो ए सबके लिए सेम है ए। लेकिन अगर वो T1 टाइम तक चलता रहा और उसके बाद किसी एटम से टकरा गया, तो टकराने पर उसने जो एक्स्ट्रा गेन किया वो लॉस हो जाएगा और उसका स्पीड वापस क्या बन जाएगा, U1 इन डिफरेंट डायरेक्शन U1 बन जाएगा, लेकिन जो गेन किया वो खर्च हो जाएगा। तो कितनी देर तक ही एक्सेलरेट कर रहे हैं इसको, T1 टाइम तक। और T1 कौन सा टाइम है, जैसे एक एटम से टकरा के दूसरा एटम से टकराए बिना दो एटम्स के बीच में जो चल रहा है, इसीलिए लिखा हुआ क्या, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो उसको मतलब वो हवा में चल रहा है, उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धक्का देगा उससे उसको कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमने इसका टाइम लिखा T1, यहां लिखा V1। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए यही लिखे तो U2 प्लस, ऐसे बहुत n इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखे, मान लो पूरे n इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ऐसे बन जाएगा Vn तक। अब मैं अगर इनका सबको ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाय n कर दूं तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। समझ गए क्या, ये हमने गैस मॉलिक्यूल्स में भी किया था, अगर n पार्टिकल्स की वेलोसिटी को ऐड करें या डिवाइड बाय n करें तो एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने लिख दिया सिग्मा V बाय n एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, इसको लिखा सिग्मा U बाय n प्लस A सिग्मा T बाय n। ठीक, अब सिग्मा UI बाय n का वैल्यू 0। क्यों, फिर से बोलो क्यों, फिर से बोलो क्यों। पहला पार्टिकल इधर चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा हो, 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 कोई इधर, सबके वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे तो कोई एक्स में चल रहा होगा तो कोई माइनस एक्स में भी चल रहा होगा, तभी तो रैंडम मोशन है, वरना तो सारे एक ही जगह खड़े हो जाते हैं।
तो सबके वेलोसिटीज को ऐड करके डिवाइड बाय n करोगे तो वेलोसिटी का सम ही 0 हो जाएगा। तो रैंडम मोशन में इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या है, मतलब रुकी हुई बारात है, कितनी देर भी डांस चलेगा तो यही मोशन रहेगा। इसका मतलब एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, समझ गए ना। रैंडम मोशन सब कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबका 0 है। तो वही यहां पे बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो जो भी नया वेलोसिटी का एवरेज आया वो AT/n आ गया। ये T है पहले का 2 कोलिजन का टाइम, दूसरे के 2 कोलिजन का टाइम, तीसरे के 2 कोलिजन के बीच का टाइम, चौथे सबका टाइम निकाल के डिवाइड बाय n कर दिया। तो ये क्या हो गया, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। यहां पे क्या लिखा है, एवरेज टाइम बिटवीन, तो ये TI/n को ही हमने किस सिंबल से लिख दिया, तो A इंटू टाउ हो गया। समझ गए क्या, इसको क्या बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रैंडम मोशन होता रहे तो इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं जाता, वो वहीं पे बस ऐसे 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 कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इलेक्ट्रॉन रैंडम के साथ साथ शिफ्ट होता जाएगा। तो करंट के लिए कौन सा वेलोसिटी जिम्मेदार होगा, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी से कोई करंट फ्लो, रैंडम तो वैसे भी होता था, उससे कोई करंट फ्लो, तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में चलेंगे तभी क्रॉस सेक्शन एरिया को सब एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, तभी करंट बनेगा। समझ गए। तो अगर वायर में एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले और इसमें बैटरी ना लगाएं तो इसका करंट 0 क्यों है, क्या इस समय रैंडम मोशन से इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं हो रहे होंगे, तो आप बोलेंगे जितने राइट में क्रॉस हो रहे होंगे, क्योंकि रैंडम मोशन में दोनों साइड बराबर होता है। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो एक साइड में थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ए को EE/m लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, तो यहां तक मामला ठीक है। आगे चलते, अब यहां जैसे पानी फ्लो करता है तो वॉल्यूम पर सेकंड का एक फॉर्मूला हमने बनाया था ना। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि यहां पे एरिया ए से लिक्विड V वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना लीटर लिक्विड बाहर आएगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला होता है A1V1 करो, या तो मैंने A1V1 की जगह A और V दे दिया तो नहीं करोगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर सेकंड। यानी कि अगर इधर पानी फ्लो हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ जाएगा उसका फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस जगह में कितना मटेरियल बाहर आ रहा है वो A इंटू बी है। लेकिन पूरा मटेरियल चार्ज से नहीं बना है, तो चार्ज उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे एक टर्म देखो लिखा है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n। मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बोलो A इंटू वी इतना वॉल्यूम 1 सेकेंड में बाहर आ रहा है, और यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यूनिटरी मेथड बोलो, जैसे यूनिट वॉल्यूम में 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है ये 3 यूनिट है, तो यूनिट में 50 होते हैं तो 3 यूनिट्स में कितने होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे पर सेकेंड आएंगे वो आ जाएगा। तो हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड इज n इंटू AV। n क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया कि नहीं, नंबर पर सेकेंड हो गया कि नहीं। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E होता है, उसको E बोल देते हैं, स्मॉल e। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कितना चार्ज हो गया, 50E। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं तो कितना चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। लेकिन उसी को तो करंट कहते हैं, किसको कहते हैं करंट, चार्ज फ्लोन पर सेकेंड। तो एन ए और VD इंटू, ये VD कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब चार्ज चलता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो यहां पे VD लिख देते। तो ये देखिए यही फॉर्मूला बन गया, इसको बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट। और करंट का फॉर्मूला क्या आ गया,
ऐसे I इज इक्वल टू NEA VD, ऐसा याद कर लीजिए। इसको थोड़ा बदल भी सकते हैं। अगर एरिया से डिवाइड कर दो तो करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी, करंट 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 डेंसिटी NE VD। ये नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट बने बनाए, यहां तक रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। क्योंकि इतने टाइम में ये टकरा नहीं रहा तो बिना, समझ गए ना। अभी तुम्हें यहां से टकरा के वहां पे फेंक दूं तो जब तक टक्कर नहीं हो रही है तब तक तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। फिर एक बार सर टकराया इतने बड़े एटम से तो फिर सर में थोड़ा दर्द होगा। फिर जब तक बिना टकराए चल रहे होगे तो ठीक लग रहा है। फिर टकरा गए तो रिलैक्सेशन टाइम नाम रख दिया। कुछ फॉर्मूले हैं जो बीच बीच में बनते जा रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया लेकिन दोबारा लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिख के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दूसरा फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये यहां से तो I अपॉन NEA ऐसे भी कर दिया। एक और फॉर्मूला बन गया, I अपॉन A को J बोल देंगे, J अपॉन NE ऐसे। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से रिलेशन से आंसर बन रहा है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दे। कई बार क्या होता है कि क्योंकि वही फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं तो खट से हम वैल्यू डाल के आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसे कहीं रफ में सॉल्व कर दिया और आंसर जो आ रहा मार दिया टिक कि ये आंसर है। लेकिन इसमें जब सवाल करना तो फॉर्मूला जरूर क्वेश्चन के नीचे लिख देना, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करो। रिवीजन में आपको ये फॉर्मूले दिखने चाहिए, तब आपको लेटर ऑन जब रिवाइज करते रहोगे तो भी याद रहेगा कि ये सब रिजल्ट है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट है। यहां पे एक और नया रिजल्ट बोला, ये टाउ जो है उसको लिखने का तरीका लैम्डा अपॉन वी थर्मल है, इसको भी समझना ध्यान से, ये भी बड़ा अलग टाइप का है। इसमें लैम्डा जो है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं और वी थर्मल यानी कि रैंडम वेलोसिटी है, ये रैंडम वाला स्पीड है और इसको हम थर्मल स्पीड भी कहते हैं। ये टेम्परेचर के हिसाब से बनती है। अभी मीन फ्री पाथ का मतलब है दो एटम के बीच का एवरेज जगह। तो एक पार्टिकल दो एटम के बीच में कितना टाइम लेगा उसको कैसे निकालेंगे? कितना डिस्टेंस है अपॉन कितने स्पीड से जा रहा है। लेकिन वो जिस स्पीड से जा रहा है वो ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है, ड्रिफ्ट स्पीड से तो आगे खिसकता है। जो एटम्स के बीच में मोशन हो रहा है वो कैसा है? तो हमको किस स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा? रैंडम स्पीड से। और रैंडम स्पीड एवरेज स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। मतलब तुमने जब करंट फ्लो नहीं भी कराया तो भी एटम क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, और करंट फ्लो कराने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर बहुत ही छोटा होता है, मिलीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि ये किलोमीटर पर सेकंड जैसे आंसर होते हैं। ये वाले जबरदस्त स्पीड होती है, नॉर्मल टेम्परेचर बोला है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये जो थर्मल स्पीड लिखा है ना, ये प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। कभी गैस मॉलिक्यूल का बताओ स्पीड क्या होता है? आरएमएस बोलो, गैस मॉलिक्यूल का आरएमएस बताओ। आरएमएस रूट 3RT/m। आरएमएस स्पीड रूट टी के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी टेम्परेचर टी के, तो टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो किसी भी मेटल का जो भी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक स्पीड होगी। ये स्पीड से रैंडम मोशन होता है, ये रूट टी है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं किसी मेटल को गर्म कर दूं तो थर्मल स्पीड का क्या होगा? बढ़ जाएगी, यानी कि रैंडम मोशन फास्टर होने लगेगा या कि स्लोअर हो जाएगा? रैंडम मोशन और रैंडम हो जाएगा कि ऑर्डरली हो जाएगा? और रैंडम भयंकर हो जाएगा, क्योंकि सब इधर उधर भाग रहे होंगे फिर तो कस के ज्यादा स्पीड से। थर्मल स्पीड बढ़ जाने से दो कोलिजन के बीच में कम समय लगेगा कि ज्यादा? जल्दी जल्दी टकराएंगे भाई एटम के बीच में, क्योंकि फास्टर चल रहे हैं, जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगा। थर्मल स्पीड बढ़ेगा और ड्रिफ्ट स्पीड। तो हमने लिखा अगर टेम्परेचर बढ़ाएं इसका मतलब थर्मल स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब रैंडम मोशन बढ़ता है, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम
कम हो जाता है, जल्दी कोलिजन हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्डरली चलाना, समझ गए ना? बाराती नाच रहे थे, 4-5 दारू पी के आ गए, ऐसा भी होता है कई शादियों में, लग रहा है आप लोगों क्या नहीं होता। फिर क्या होगा? रैंडम मोशन। फिर क्या होगा? बारात चलेगी आगे? चलने देंगे? रुकी हुई बारात, नाच रहे हैं जी। चलो एक दो फॉर्मूले और हैं जो अभी तक पढ़ा उसी पर बेस्ड है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। एक टर्म बनाया गया है, उसका नाम है मोबिलिटी। ये भी फेमस टर्म है लेकिन बीच में कहीं इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये इसका डेफिनेशन ही यही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो, दिस रेशियो इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन ही इसका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन देखो ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था E/m इंटू टाउ। ये क्यों ऐसा बनाया गया है? ई वीडी अपॉन ई करेंगे तो ई टाउ बाई एम हो जाएगा। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है? ई और एम तो कांस्टेंट हो गए, और टाउ क्या हो गया? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता होगा? बहुत सही बोल रहे हो, टेम्परेचर एंड मटेरियल। मटेरियल पे क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच में कितना गैप है वो कौन डिसाइड करेगा? आयरन का अलग गैप होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, सबका अलग गैप होगा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, और अगर गर्म कर दिया मटेरियल को तो टाइम घट जाएगा, टाइम घट जाएगा तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो तुम कहोगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा है, समझ गए? वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है मोबिलिटी है, और वो मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर एंड। तो किसी ने बोला हमारे पास आयरन है, तो आयरन में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक पर्टिकुलर मोबिलिटी होगी रूम टेम्परेचर पे, और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग होगी रूम टेम्परेचर। दोनों रूम टेम्परेचर दोनों की अलग आएगी, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक, इसको अभी हम करते हैं, इसको अभी हम करते हैं, इसको अभी करते हैं, यहां पे डिराइव करता हूं ये कैसे आया, इसको सिखाते हैं। अब देखो फाइनल ओम्स लॉ, फाइनल खत्म कर रहे हैं, केवल एक ही फॉर्मूला नया बना है, ये वाला मोबिलिटी वाला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अब तक डेरिवेशन में आया था, फाइनल जो शब्द हमने डिराइव कर दिए तो वो है NEAVD। ये सबको याद हो गया है? यहां तक हम लोग फाइनल पहुंच गए थे, ये बात डिराइव हो गई। VD क्या है? उसको E टाउ बाई एम लिख सकते क्या? अरे तो NEA और E टाउ बाई एम इंटू ई, ये बात समझ गए? आई को ए से डिवाइड कर रहा हूं तो जे बन गया NE² टाउ बाई एम इंटू ई, इसको ऐसे डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है? अब ये जो टर्म है इसमें n एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल पे डिपेंड करता है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, और टाउ भी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी हो गया जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हम लोग चाहते हैं मटेरियल डिपेंडेंस अलग हो जाए, तो ये कांस्टेंट मटेरियल, मतलब आयरन बोल दिया तो ये कांस्टेंट, ये फिक्स हो गया। E क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? हाँ, हमारे ऊपर। हमने कैसे बनाई है? बैटरी खरीद के हम लाए ना। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ये किसका फैक्टर है? मटेरियल का। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो हम बाहर से बैटरी लगाएंगे उससे बनेगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इसको अलग कर दिया, तो हमने बोला अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएंगे तो करंट डेंसिटी J बनेगा। इससे मुझे आपको ये पता चल रहा है कि J इज प्रोपोर्शनल टू E, करेक्ट? दोनों वेक्टर है, वेक्टर फॉर्मूला बना देते हैं। अब देखो मैं इस पूरे को कांस्टेंट बोल रहा हूं, तो J इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बनाया सिग्मा, उसका लिख दिया J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसको लिख दिया, सिग्मा को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने में, फीलिंग में, कहानियों में बिल्कुल थर्मल कंडक्टिविटी का रिश्तेदार है। जो रिजल्ट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए काम करते हैं वो, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी के रिजल्ट अभी हमने सीरीज पैरेलल में
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब्स के जैसे लिखे थे, आपको याद है लग रहा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, कुछ याद आया क्या? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K इफेक्टिव इज सेम एज थर्मल कंडक्टिविटी, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो सेम एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फेमस रिजल्ट नहीं है, फेमस रिजल्ट है इसका रेसिप्रोकल। तो इसको सिग्मा को मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं तो इस टर्म को रो बोलते हैं, और रो को बोलते हैं हाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इस चैप्टर में हमको किसका इफेक्टिव निकालने को बोलेगा? रेजिस्टिव। अगर 3-4 वायर लगा दी, बोला इफेक्टिव रेजिस्टिविटी बताओ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला रिजल्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो किस में काम करेगा? वो थर्मल कंडक्टिविटी में काम करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, लेकिन कंडक्टिविटी पूछ ही नहीं रहे, हमको क्या पूछेंगे? तो थोड़ा मामला अलग है, अलग है मामला, ठीक है। तो उसको देखेंगे, जज करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। J इज इक्वल टू ई बाय रो हमारा रिजल्ट हो गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया। इस दोनों रिजल्ट को बोलते हैं ओम्स लॉ। लेकिन हमने तो सुना था ओम V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमारा पोपट कर दिया किसी ने क्या? हाँ, पोपट हो चुका है दोनों का। यही ओम्स लॉ है, इसको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर को मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी अभी पता चल जाएगा। यहां पे लिख रहा हूं J इज इक्वल टू ई बाय रो लिख दिया, ठीक, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब J को लिखा I अपॉन ए और E को लिखा V बाय एल, इसको इधर ले जाओ, रो एल को इधर ले गए, तो V इज इक्वल टू आई इंटू इस रो एल बाय ए को हमने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? आर का नाम क्या हो गया? रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया? अरे वी अपॉन नहीं रे, रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है? देखो, रेजिस्टेंस कैपेसिटर जैसी प्रॉपर्टी है, वोल्टेज अपॉन करंट करने से रेजिस्टेंस निकाल तो सकते हो, लेकिन एक बार किसी वायर का जो रेजिस्टेंस आ गया वो उसका वही रेजिस्टेंस रहेगा। आप दूसरा बैटरी लगा दोगे तो क्या अलग होगा? तुमने दूसरा बैटरी लगा दिया तो करंट अलग मिलेगा, बैटरी तो वोल्टेज पोटेंशियल ही होता है। दूसरा बैटरी लगाओगे तो दूसरा करंट देगा, तीसरा बैटरी लगाओगे तो, लेकिन एक बार जिसका जो रेजिस्टेंस आ गया, समझ गए क्या? एक बल्ब को ज्यादा वोल्टेज के बैटरी से लगाओगे तो ज्यादा चमकता है, उसका रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदल रहा, उसमें करंट ज्यादा जा रहा भाई, समझ गए? तो रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होगी? रो एल बाय ए। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, तुम्हारे बैटरी पे डिपेंड कर रही है वायर की लेंथ, वो तो तुमने जो वायर लिया उस पे। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, वो भी वायर का है। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? हाँ, ये वाला जो टर्म है, ये तीनों मटेरियल पे, मटेरियल एंड, ऐसे क्यों लिखा मटेरियल एंड टेम्परेचर? क्योंकि इसमें ये क्या टर्म है? ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये बार बार किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल टेम्परेचर। चलो मैं बोलता हूं, टेम्परेचर बढ़ा दें तो थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाए, ठीक, तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हाँ, रजिस्टिविटी के बारे में बात कर ये इसके टर्म्स से बात करते हैं, रजिस्टिविटी के टर्म्स पे। तो अगर ये मैं कम कर दूं, इसको कम कर दूं तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। हाँ, तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए है, और रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ अगर मैंने बोला एक वायर को या एक मेटल को गर्म कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ा लो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है भाई,
ये इतना टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। अभी हम टेम्परेचर पे खेल खेलेंगे, लेकिन तब तक एक दो क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जिसमें सिंपल फॉर्मूला लग रहा है। करो अप्लाई, फटाफट करना है। क्या फॉर्मूला लिखना है? कुछ नहीं, फॉर्मूला इसको मत लिखो, केवल वैल्यू लिखना। फॉर्मूला बताओ क्या है। यहां पे नंबर भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिखा है, एरिया भी लिखा है, करंट भी लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। हाँ, तो करंट का फॉर्मूला चल रहा था एन ई ए वी डी। वी डी दो फॉर्मूले में आया था, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था ई बाय एम इंटू टाउ, बट इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ये तो नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। एरिया ये सब दे दिया है ना आपको, कर पाओगे? करो जरा, बताओ क्या आंसर। वन 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय नंबर दिया है 9 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया दिया 5 इंटू 10⁻⁻6 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता लगाना है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता लगाना है मिलीमीटर पर सेकंड में। ये आंसर अगर एसआई यूनिट में आ गया तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर से मिलीमीटर कैसे बनाओगे? मीटर से मिलीमीटर कैसे बनाओगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। मीटर से मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर लगाओगे ना? नहीं समझे? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है 11th में। अच्छा, तो तुम लोग ने दिया तब तो करो। नहीं, तुम्हारे में क्यों आ गया था? फिजिक्स का? और वो आ गया है लेक्चर कि आज शेड्यूल हुआ था क्या? अच्छा अच्छा, तो तुम लोग देख रहे थे? अच्छा, तो चेक कर रहे हो कि हमारी बैच में पढ़ाते कि दूसरे में भी पढ़ाते, पता चला दूसरे में सोते हो। हाँ ठीक है। क्यों? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि मैं जो है उसमें बैठा रहता हूँ वेबसाइट में और ऐसे वीडियो आता होगा और मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो। क्या वो कुछ सॉफ्टवेयर बना रखा है उन्होंने, है ना? उसमें आईडी डालते हैं बैच की और क्लास शेड्यूल करते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये अपने आप ही उसके थ्रू जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब वहां से जूम से जैसे ही डाउनलोड होता होगा वहां से ये उठा के भेज देता है। तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, केवल उतना ही है कि जो आईडी डल रहा है बैच का, अगर वो गलत डाल दिया तो गलत बैच में मुड़ जाएगा। तो वहां पे जो इंसान है उसकी ह्यूमन एरर हो रही, वो मैं नहीं हुआ ये। सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए आ जाएगा। ये -6 माइनस ये 25 और 3 मिला के 28, ये पूरा कट गया और लग रहा है 1.5 अपॉन ये 5 से ये कैंसिल कर दे तो 0.3 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। मतलब 1.6 इंटू 9 को मैंने 15 लिख दिया। हाँ, तो 0.02 हो गया। फॉर्मूला बता दो केवल, बाकी आप खुद करना, मतलब कर लेना सॉल्व। रजिस्टिविटी पूछा है। रजिस्टिविटी का अभी अभी हमने एक फॉर्म, ये वाला अब एक बार देख लो। सब m दिया हुआ है क्या? n भी दिया हुआ है, e तो हमें पता ही रहता है, रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ। ये फेम्टो का मतलब समझते हैं? फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15। जैसे पिको का मतलब क्या होता है? -12। नैनो का मतलब क्या होता है? ऐसे तीन -9। तीन में चल रहा है ना हमारा मैट्रिक सिस्टम, 1000 के डिफरेंस पे चलता है। तो नैनो हो गया, फिर पिको हो गया,
फिर फेम्टो हो गया, फेम्टो मतलब -15, ठीक है। लिखा 5 एम्पियर करंट पासिस थ्रू कॉपर कंटेनर, रजिस्टिविटी दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस बतानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज बता। हाँ वीडी बाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ई कहां से लाओगे? है अच्छा, देखो करंट दिया है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। जे इज इक्वल टू ई बाय रो होता है, उससे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। जे हमें करंट अपॉन एरिया से आ गया, रो दिया हुआ है क्या है? रजिस्टिविटी रो होता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलो, समझ गए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लिख देंगे, कुछ सेंस बन। ये वाला भी कर लेना, खत्म। नहीं कहा, हो तो गया। अच्छा वैसे बोल रहे हो, टाइम खत्म ऐसे बोल रहे हो। हाँ ये कर लेना। हाँ तो अब जैसे जैसे टाइम खत्म हो जाता है, तो मैं जो भी कहूंगा तुरंत मान जाओगे। सारा कर लेना। हाँ सर, एनसीईआरटी पढ़ोगे? हाँ सर, सब सारा प्रॉमिस है कि बस छोड़ दो अब। बताओ बताओ भाई, ये सवाल जल्दी कीजिए साथियों, ऑनलाइन वाले साथियों, आंसर बताओ। इसमें बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब कहीं एरिया ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, अलग अलग एरिया। डी होगा और बी, देखो ऐसे बोलते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2, सुना है? वो काम करता है यहाँ, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, तो A1V1 जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। अगर एरिया अलग है तो वेलोसिटी भी तो कम, छोटे एरिया से ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा एरिया से कम वेलोसिटी। दूसरा तरीका, ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, ये तो बचपन का रिजल्ट है, लेकिन इसको अभी कैसे आएगा वो भी देखते हैं। क्या आपने ये अभी आज हमने ये लिख दिया J1A1 इक्वल टू J2A2, ये पढ़ लिया है? तो J1A1 इक्वल टू J2A2 है, तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगा, जहां पे करंट, ऐसा उल्टा बोल दिया, तो करंट डेंसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? चेंजिंग है। फिर J प्रोपोर्शनल टू E है, J प्रोपोर्शनल टू E है, तो क्या लिख दिया? E1A1 इक्वल टू E2A2। अगर एरिया कम होगा तो जैसे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसको, इस E इंटू ए वाले प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लग रहा भूल गए आप, E डॉट ए करते तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स सेम है, फ्लक्स सेम है, फ्लक्स सेम है। देखो आप, फ्लक्स 1 इक्वल टू फ्लक्स 2 है, फ्लक्स सेम है। करंट सेम है, I1 इक्वल टू I2, करंट सेम है, फ्लक्स सेम है, लेकिन J अलग है, E अलग है। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज E बाय M इंटू टाउ, ऐसा सुना? तो E बाय M और टाउ ये तो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल थोड़ी ना बदल रहा है। E बाय M और टाउ तो ये तो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, ये तो मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है? एरिया। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा होगी, तो तीनों एक साथ आ गए क्या? अगर मैंने बोला A1 इज ग्रेटर देन A2 तो तुम क्या बोलोगे? बोलो J1 इज लेस देन J2, और E1 इज लेस देन E2, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1
वो तो एरिया से भी A1 V1 A2 V2 से भी बोल सकते हो, नहीं तो इधर से भी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन करंट 1 करंट 2 और फ्लक्स 1 इक्वल्स टू फ्लक्स। समझ गए? और ठीक है, बस इतना ही। ओके, बाय बाय। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। हाँ सर, थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर।